इसरो कम बजट में सक्सेसफुल स्पेस मिशन करने के लिए जाना जाता है और यहाँ तक कि इसके कुछ मिशन तो एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम के होते हैं। नवंबर 21 1963 को विक्रम साराभाई और सर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ने मिलकर तिरुवनंतपुरम के एक विलेज में एक चर्च से इंडिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के 22 साल बाद हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्टैब्लिश हुआ था और तब से 2019 तक इसरो 11 स्पेस मिशन कर चुका है, जिनके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द आज की वीडियो विद आज के टॉपिक के साथ इसरो ऑल पास्ट मिशंस। नंबर 1, आर्यभट्ट सैटेलाइट। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस सैटेलाइट को सोवियत यूनियन रशियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट की हेल्प से स्पेस में लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकें। इस सैटेलाइट का मेन काम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और स्पेस के बारे में रिसर्च करना था, लेकिन टेक्निकल इशू के चलते लॉन्च के 5वें दिन में ही हमारा इससे संपर्क टूट गया। आर्यभट्ट सैटेलाइट 17 साल बाद 11 फरवरी 1919 को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ रहा था और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 2, रोहिणी रॉकेट लॉन्च। रोहिणी इसरो द्वारा शुरू की गई सैटेलाइट की एक श्रृंखला है। रोहिणी में 4 सैटेलाइट थे जो सभी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे और जिसमें से 3 सैटेलाइट सक्सेसफुल थे। यह मिशन एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया था। यह रॉकेट जुलाई 18, 1980 को श्रीहरिकोटा इंडिया से लॉन्च किए गए थे, जिसकी लाइफ 20 मंथ थी। नंबर 3, इनसैट। इसरो द्वारा 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इनसैट टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मीडियोलॉजी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, जिसका काम रेडियो और वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। नंबर 4, ASLV मिशंस। एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक सीरीज मिशन था जिसके तहत 4 लॉन्च किए जाने थे, जिसमें से 3 लॉन्च फेल हो गए थे और फाइनली एक लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इस मिशन का मेन कारण एक 150 kg सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्थापित करना था। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ के ग्रेविटी के कारण सारी चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन फिर एक सवाल आता है कि सैटेलाइट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब है कि अर्थ के ऑर्बिट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां अर्थ की ग्रेविटी बहुत कम होती है। बेसिकली अर्थ के ऐसे 3 पॉइंट होते हैं। पहला है पोलर ऑर्बिट, दूसरा है नॉन पोलर ऑर्बिट और तीसरा है लो अर्थ ऑर्बिट। और इसका दूसरा उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पेलोड था। जिन लोगों को नहीं पता पेलोड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रॉकेट या एयरक्राफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी को हम पेलोड कहते हैं, जिसका मतलब एक रॉकेट अपने साथ कितना वेट कैरी कर सकता है। यह सारे लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से किए गए थे। नंबर 5, IRS-1A। यह सैटेलाइट हमारे भारत का सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जो 17 मई 1988 को पोलर ऑर्बिट में भेजा गया था। बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए अर्थ के किसी भी एरिया की फोटो मेन बेस में भेज देते थे। इस सैटेलाइट में 2 कैमरा लगाए हुए थे, LISS-1 और LISS-2, जिसका रेजोल्यूशन 73 मीटर और 36.28 मीटर था। इस सैटेलाइट को इसरो द्वारा कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। इसका यूज मिलिट्री इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में किया जाना था। नंबर 6, लॉन्च ऑफ PSLV। सितंबर 20, 1993 को इसरो ने अपना बनाया रॉकेट लॉन्च किया जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेज सकता था। नंबर 7, GSAT-1। इस सैटेलाइट को GSLV रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से अप्रैल 18, 2001 को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का वेट 1530 kg था। वैसे तो इस सैटेलाइट को मार्च 28, 2001 में लॉन्च करना था, लेकिन जब पता चला कि इसके एक रॉकेट ने रिक्वायर्ड थ्रस्ट पैदा नहीं किया तो इस मिशन को अप्रैल 18, 2001 को किया गया था। इस सैटेलाइट को कंडीशनिंग, कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट जैसे डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विस और कंप्रेस्ड डिजिटल टीवी ट्रांसमिशन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। नंबर 8, चंद्रयान 1।
अक्टूबर 22, 2018 को चंद्रयान-1 रॉकेट BSLV एक्सेल द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को सीधे चांद की तरफ भेजने की बजाय अर्थ के ऐसे ऑर्बिट में रखा गया था जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में टेरा मैपिंग कैमरा था जिसका यूज मून की इमेज लेने के लिए किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का मास अर्थ में 1388 केजी था और मून में इसका मास 675 केजी हो गया था मून की ग्रेविटी के कारण। इस मिशन की कुल लागत 386 करोड़ थी। इस प्रोब ने मून में आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन को एक्सरे सिग्नेचर में खोजा था। इन सभी के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट ने मून में वाटर आइस को भी खोज निकाला। नंबर 9, इंडियन मिशन टू मार्स। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन मार्स लॉन्च किया। हमारा सैटेलाइट 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था एवं आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मंगलयान को PSLV C-25 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मार्स के ऑर्बिट को पकड़ने के 12 मिनट बाद पृथ्वी तक संकेत भेजने में 28 सेकंड का समय लगा था। मंगलयान को मार्स का एक रोटेशन कंप्लीट करने में 72 आवर 51 मिनट का समय लगता है। इसने मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचने में 622 मिलियन किलोमीटर का सफर तय किया था। इसरो का मार्स ऑर्बिटर आकार में किसी एक नैनो कार जितना बड़ा था। इसकी कुल लागत 450 करोड़ था, जो अब तक का सबसे सस्ता स्पेस मिशन था। इसका ऑर्बिटर का टोटल वेट 1350 केजी था। नंबर 10, GS80-29। नवंबर 14, 2018 को लॉन्च किया गया यह सैटेलाइट इंडिया का 33rd कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। यह सैटेलाइट नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और स्पेशली इंडियन डिफेंस फोर्स को एनिमी शिप को इंडियन ओशन में ट्रैक करने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। नंबर 11, चंद्रयान-2। जुलाई 22, 2019 को इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3 M1 द्वारा इस मिशन को किया गया था। इसरो द्वारा किए गए मिशन में से यह मिशन सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। बेसिकली इस मिशन के ऑब्जेक्टिव मून की टोपोलॉजी को स्टडी करना था, इस पे मौजूद मिनरल के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, इसकी एग्जॉस्फियर को स्टडी करना और यह पता लगाना कि इस पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में। दरअसल चंद्रयान-2 मिशन का लगभग 95% काम इसका ऑर्बिटर करने वाला था, जो कि अभी भी काम कर रहा है। इसमें जो कैमरा लगाया हुआ था वो अब तक के मून में भेजे किसी भी स्पेसक्राफ्ट में से सबसे बेहतर क्वालिटी का कैमरा था। यह अगले 7 साल ऑपरेशन रहते हुए मून के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता रहेगा। अब हम इसके लैंडर और रोवर में आते हैं। जैसा कि इसमें मौजूद विक्रम लैंडर का काम लैंडिंग के लिए जगह ढूंढना और सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। फिर इसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर आकर मून पर 1 दिन तक रहता और सारा डेटा कलेक्ट कर विक्रम लैंडर को भेजता। उसके बाद विक्रम लैंडर का काम उस डाटा को इसरो तक भेजना था। और यहाँ पर मून में 1 दिन का मतलब अर्थ में 27.32 डेज है। उसके बाद इसका रोवर ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विक्रम लैंडर क्रैश हो गया और इससे हमारा कनेक्शन टूट गया। पर हमारा ऑर्बिटर अब तक काम कर रहा है और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भेज चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल